कल्पना कीजिए, आप हजारों वर्ष पहले के भारत में खड़े हैं। एक ऐसा समाज जहां हर व्यक्ति का एक निश्चित कार्य था। कोई शिक्षा देता था, कोई युद्ध करता था, कोई व्यापार करता था और कोई समाज की आवश्यक सेवाएं प्रदान करता था। लेकिन समय के साथ यही व्यवस्था विवादों का विषय बन गई। क्या वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित थी? क्या ये वास्तव में लोगों को ऊंच नीच में बांटने के लिए बनाई गई थी, या फिर इसका मूल उद्देश्य कुछ और था? आज के इस वीडियो में हम वर्ण व्यवस्था का इतिहास, इसकी उत्पत्ति, इसका वास्तविक अर्थ, चारों वर्णों की भूमिका, समय के साथ हुए परिवर्तन और इससे जुड़े मिथकों को विस्तार से समझेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। भाग 1, वर्ण व्यवस्था क्या है? सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि वर्ण और जाति एक ही चीज नहीं है। वर्ण शब्द संस्कृत की व्यू धातु से बना है, जिसका अर्थ है चुनना या वर्गीकरण करना। प्राचीन भारतीय समाज में लोगों को मुख्य रूप से उनके कार्य, गुण और जिम्मेदारियों के आधार पर 4 वर्गों में विभाजित किया गया था। इन्हें कहा गया ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इसे ही वर्ण व्यवस्था कहा जाता है। भाग 2, वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति। वर्ण व्यवस्था का सबसे प्राचीन उल्लेख ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में मिलता है। इसमें एक विराट पुरुष के शरीर से 4 वर्णों की प्रतीकात्मक उत्पत्ति बताई गई है। मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य और पैरों से शूद्र। ध्यान देने वाली बात यह है कि अधिकांश इतिहासकार और विद्वान इसे प्रतीकात्मक वर्णन मानते हैं। इसका उद्देश्य समाज के विभिन्न कार्यों की महत्ता को दर्शाना था। भाग 3, चारों वर्णों की भूमिका। ब्राह्मणों का मुख्य कार्य था शिक्षा देना, वेदों का अध्ययन और अध्यापन, यज्ञ संपन्न कराना, धार्मिक और दार्शनिक ज्ञान का संरक्षण। क्षत्रिय समाज की सुरक्षा करते थे, राज्य का प्रशासन चलाते थे, युद्ध करते थे, न्याय व्यवस्था बनाए रखते थे। वैश्य कृषि करते थे, पशुपालन करते थे, व्यापार और वाणिज्य का संचालन करते थे, राज्य की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत बनाते थे। शूद्र समाज की विभिन्न सेवाएं प्रदान करते थे, हस्तशिल्प, निर्माण कार्य, कला, कृषि में सहयोग और अनेक प्रकार के श्रम आधारित कार्य। इन सभी कार्यों के बिना समाज का संचालन संभव नहीं था। भाग 4, क्या वर्ण जन्म से तय होता था? यह सबसे बड़ा प्रश्न है। कई प्राचीन ग्रंथों में यह विचार मिलता है कि किसी व्यक्ति का वर्ण उसके गुण, कर्म और स्वभाव से निर्धारित होना चाहिए। भगवत गीता में भी श्री कृष्ण कहते हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, अर्थात 4 वर्णों की व्यवस्था गुण और कर्म के आधार पर की गई है। हालांकि समय के साथ समाज में जन्म आधारित पहचान अधिक मजबूत होती गई और यही व्यवस्था धीरे धीरे कठोर बनती चली गई। भाग 5, वर्ण व्यवस्था से जाति व्यवस्था तक। प्रारंभिक काल में वर्ण अपेक्षाकृत लचीली सामाजिक व्यवस्था मानी जाती है, लेकिन बाद के काल में हजारों जातियां और उपजातियां विकसित हुई। अब सामाजिक पहचान जन्म से तय होने लगी। विवाह, भोजन, व्यवसाय और सामाजिक संबंध भी सीमित होने लगे। यही से वर्ण और जाति के बीच का अंतर बढ़ता गया। आज इतिहासकार वर्ण व्यवस्था और बाद की जाति व्यवस्था को अलग अलग सामाजिक अवधारणाएं मानते हैं, हालांकि दोनों के बीच ऐतिहासिक संबंध भी रहे हैं। भाग 6, वर्ण व्यवस्था की आलोचना। समय के साथ इस व्यवस्था की अनेक आलोचनाएं भी हुई। कई सामाजिक सुधारकों ने जन्म आधारित भेदभाव का विरोध किया। संत कबीर ने समानता का संदेश दिया। गुरु नानक ने मानवता को सर्वोपरि माना। महात्मा ज्योतिराव फुले और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सामाजिक समानता और न्याय के लिए व्यापक आंदोलन चलाए। स्वतंत्र भारत के संविधान ने सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए और जन्म के आधार पर भेदभाव को अस्वीकार किया। भाग 7, आधुनिक दृष्टिकोण। आज का भारत एक लोकतांत्रिक और संवैधानिक राष्ट्र है। संविधान के अनुसार सभी नागरिक कानून की नजर में समान हैं।
शिक्षा, रोजगार और सम्मान का अधिकार सभी को प्राप्त है। इतिहास का अध्ययन हमें अतीत को समझने के लिए करना चाहिए, न कि समाज में विभाजन बढ़ाने के लिए। वर्ण व्यवस्था भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है, लेकिन इसे उसके ऐतिहासिक संदर्भ में समझना आवश्यक है। निष्कर्ष। तो दोस्तों, आज हमने जाना वर्ण व्यवस्था क्या थी, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, चारों वर्णों की भूमिका क्या थी, वर्ण और जाति में क्या अंतर है, समय के साथ इसमें क्या परिवर्तन हुए और आधुनिक भारत इसे किस दृष्टि से देखता है। इतिहास हमें केवल अतीत नहीं बताता, बल्कि वर्तमान को समझने की दृष्टि भी देता है। अगर आपको यह ऑडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।